अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK ब्राइट केमिस्ट्री। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट शुरू करते वक्त हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, एटम क्या चीज़ है, एटम की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एविडेंस फॉर एन एटम। सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री शुरू में ये सोचा जाता था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। जो डेमोक्रेटस थे, ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने क्या फ़लसफ़ा दिया, क्या उन्होंने थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा जब हम मैटर को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें तो मादे का ऐसा पीस जो मज़ीद आगे छोटे पीसेस में डिवाइड नहीं होता, दैट पीस ऑफ मैटर इज़ नोन एज एटम। ये डेमोक्रेटस थे, एक साइंटिस्ट। द पीस ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज़ नॉन एज एटम। ये डेमोक्रेटस ने कहा था। मादा, हमें पता है मादा वो चीज़ होती है जिसका कोई ना कोई मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। ये बोर्ड मार्कर है, बोर्ड मार्कर भी एक मादा है। क्यों मादा है? क्योंकि जब इसको मैं मेज़ के ऊपर रखूँगा इसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। अगर इसका मैं वेट करूँ तो इसका कोई ना कोई वेट होगा, इसलिए इसे मादा कहते हैं। तो डेमोक्रेटस ने क्या कहा था, मसलन ये हमारे पास एक मादा है, ठीक है। उसने कहा इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते जाएं। इस तरह ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते जाएं। अब ये वाला पीस जिसको मज़ीद आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, पीस ऑफ मैटर जिसको मज़ीद आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ये उन्होंने इसको कह दिया ये एटम है। ये जो बात उन्होंने की थी डेमोक्रेटस ने, ये बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के उन्होंने की थी, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, वैसे उन्होंने अपने अपने तौर पर ये बात कह दी थी। जब उन्होंने ये बात कही तो एक जॉन डाल्टन जो है ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने भी इससे इत्तेफाक किया और जॉन डाल्टन ने दो लॉज पेश किए। एक लॉ उन्होंने पेश किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि मादे को ना तो हम बना सकते हैं, ना इसे ज़ाया कर सकते हैं, ना इसे तबाह कर सकते हैं, बल्कि इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि ये उन्होंने किस तरह क्या बात कही थी। जी, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये कहता था कि मास को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मास को तबाह नहीं किया जा सकता। मसलन इसका मास देखें, जो भी है इसका भी मास जितना भी है। अब ये जो मास इन दोनों का रिएक्टेंट का है वो प्रोडक्ट का हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि इनमें से कुछ का मास, अगर मसलन इसका मास है मेरे पास 12 ग्राम, इसका मास भी है मेरे पास 32। अब इसका मास जो टोटल करें इसका मास वो होगा 44। अब इन दोनों को मिला भी लें, इसका 44 है, इसका भी 44 है। ऐसा नहीं होगा कि अगर इधर 44 है इधर 40 हो जाए, 4 ग्राम या 4 AMU जो भी मास होगा जिसमें भी वो ज़ाया हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी रिएक्शन होगा उसमें मास हमेशा कंजर्व रहेगा। ये था लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसके बाद जॉन डाल्टन ने एक और लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये था, अ प्योर केमिकल सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन फिक्स्ड रेशो ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट। मसलन एक केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उसके अंदर वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन के साथ होंगे। ये नहीं होगा कि कभी वो उनकी प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगी या वही रहेगी। मसलन इधर मेरे पास है वाटर। अब वाटर का ये केमिकल फार्मूला है, केमिकल कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला यही होगा कि 2:1। हाइड्रोजन हमेशा 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। अब ये नहीं होगा कि मसलन अब मैं रेन वाटर ले लेता हूँ, रेन वाटर में ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन 1 हो जाए और ऑक्सीजन 2 हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं रेन वाटर ले लूँ, मैं सी वाटर ले लूँ, जहाँ से मर्जी में ले लूँ वाटर, तो वाटर के अंदर हमेशा यही रहेगा। उसके अंदर जो एलिमेंट का रेशो है, कंबाइनिंग जो कंबाइन रेशो होगी वो हमेशा 2:1 होगा। 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने हिस्ट्री जब हम एटम की स्टडी करते हैं उसमें जे बर्जीलियस का नेम आता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ एटमों के एटॉमिक मासेस बता दिए थे। अभी पीरियोडिक टेबल दरियाफ्त नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ एटमों के एटॉमिक मासेस बता दिए। जब पीरियोडिक टेबल दरियाफ्त हो गया तो जो उन्होंने बताए थे एटॉमिक मासेस एटमों के,
वो जो पीरियोडिक टेबल में एटम के एटॉमिक मासेस हैं उसके वेरी क्लोज थे। ये थी हिस्ट्री एटम की। हिस्ट्री के बाद अब हम ये हिस्ट्री के अंदर जो डेमोक्रेट ग्रीक फिलोसफर थे उनके मुताबिक एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल था। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं एटम क्या है, एटम डिविजिबल है या इंडिविजिबल है, और उसके बाद एटम की डेफिनेशन करते हैं। एटम का जो सही है, एटम की तारीफ की करते हैं हम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक छोटा सा पार्टिकल होता है एलिमेंट का जो एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, यानी कि हिस्सा लेता है। अब एटम जो होते हैं, कुछ एटम ऐसी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली यानी कि ये खुद आज़ादाना तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह नियोन है, आर्गन है, सोडियम है, ये बहुत सारे एटम हैं जो किसी भी यानी कि सहारे के बगैर खुद आज़ादाना तौर पर पाए जाते हैं। अब कुछ एटम ऐसे हैं जो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिस तरह ये ऑक्सीजन है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है इस तरह कभी नहीं आप देखोगे। ठीक, क्यों? ये इस फॉर्म में अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं होता ये। इसको कंबाइंड फॉर्म में ही देखोगे आप लोग। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी अनस्टेबल है। स्टेबल क्यों नहीं है? मसलन इसका ऑक्टेट ना तो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, ना ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ना तो इसके आखिरी शेल में 8 है ना 2 है। तो इस वजह से ये अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये कंबाइन होते हैं। लेकिन इधर देखो नोबल गैसेज है, इनके आखिरी शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है। इसी वजह से ये दूसरे किसी के साथ एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब एटम का जो कंसेप्ट था, वो जो ग्रीक फिलोसफर ने कहा था कि एटम इज़ अ indivisible particle, smallest particle of an matter which cannot be further divided is known as atom। ये ग्रीक फिलोसफर ने कहा था। लेकिन जो न्यू कंसेप्ट है, जो सही कंसेप्ट है, एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर पाए जाते हैं। मसलन न्यूट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, और भी बहुत सारे इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये था एटम के मतलब। अब हम एटम की एविडेंस के मतलब बात करेंगे कि कौन कौन सी एविडेंस थी जिसने साबित कर दिया कि एटम का वजूद है। जी, तो जब लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये दोनों मैदान में आती हैं और साबित करना चाहती हैं कि एटम का वजूद है, सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे जब रखा जाता है किसी मादे के पीस को, तो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखने के बाद हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वजह क्यों? एटम बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके अंदर विजिबल लाइट यूज़ होती है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसकी वेवलेंथ है 380 to 750 नैनोमीटर। यानी कि इतनी रेंज तक अगर कोई छोटा सब्सटेंस हो, जो छोटे पार्टिकल हो, वो नज़र आ सकता है। लेकिन एटम जो है वो तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है। इस वजह से लाइट माइक्रोस्कोप फेल हो जाती है एटम को साबित करने में। इसके बाद हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ होती है। जब ग्रेफाइट कार्बन एटम है, जो कार्बन की एक शक्ल है ग्रेफाइट, जब कार्बन को यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा गया कार्बन के पीस को, तो हमें क्या पता चला कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नज़र आया। जब इलेक्ट्रॉन की बीम फेंकेगी एटम, ग्रेफाइट के एटम के ऊपर, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके अंदर एटम जो होती हैं ना लेयर के फॉर्म में होती हैं। इस तरह लेयर्स होती हैं। ठीक है, लेयर्स की शक्ल में एटम्स होते हैं कार्बन की एक शक्ल है ग्रेफाइट। ठीक है, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम पड़ी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, ठीक है, जंप करके इधर आ गया, एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर वाली लेयर के अंदर चला गया। हमको पता है कि एटम जब एक्साइट होता है तो वो डी एक्साइट भी हो जाते हैं। उसी वक्त इस कोशिश यही करते हैं कि दोबारा डी एक्साइट हो जाए। जब एटम डी एक्साइट होता है, जो इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है वो लाइट के फॉर्म में रिलीज़ करता है। जब इसने एनर्जी रिलीज़ की तो ये वाली लेयर एल्यूमिनेट होगी, ये एटम की लेयर एल्यूमिनेट होगी। इस वजह से हमें ये नज़र आ गया कि ये जो वाइट बैंड है ये ज़ाहिर कर रहे हैं एटम को, एटम की लेयर्स को, एटमों को। लेकिन जो डार्क बैंड है ये ज़ाहिर कर रहे हैं एटम के दरमियान ये जो स्पेस है। ठीक है, इसी तरह जब इधर इलेक्ट्रॉन आया, इसने भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी खारिज की, ये लेयर एल्यूमिनेट होगी। एल्यूमिनेट जो लेयर हुई वो कार्बन एटम की लेयर थी।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की बीम थी उसकी वेवलेंथ यानी कि बिल्कुल एटम के एग्जैक्ट इक्वल नहीं थी, लेकिन क्लोज थी, जिसकी वजह से हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आ गया। इस स्ट्रक्चर को भी काफ़ी यानी कि लाखों गुना मैग्नीफाई किया गया। मैग्नीफाई करने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर हमें नज़र आया। इसके बाद एटम का जो डायमीटर था वो भी एक्सरेज की मदद से एटम का डायमीटर मालूम किया गया। वो आता है हमारे पास 0.2 नैनोमीटर, ये एटम का डायमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद एक इंफॉर्मेशन है कि जब हम पेज के ऊपर एक इंक का डॉट लगाते हैं तो उसके अंदर भी तकरीबन बहुत सारे मिलियन एटम्स होते हैं, ठीक है। मिलियंस में एटम होते हैं उसके अंदर। जी, आज का हमारा लेक्चर इधर तक ही एंड होता है। इसके मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।